नेक्स्ट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे YouTube चैनल केमिस्ट्री मस्ती 1 2 3 में हार्दिक स्वागत है। कल इससे पहले वीडियो हमने अपलोड की थी और उसमें हमने क्लास 12th केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर विलियन स्टार्ट किया था। उस वीडियो में हमने विलियन की जो भी बेसिक इंट्रोडक्शन था वो सब कुछ हमने डिस्कस किया था। आज ये सेकंड वीडियो है और इसमें हम विलियन की सांद्रता व्यक्त करने की जो विधियां हैं उनके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। जो विलियन की सांद्रता है उसको हम कैलकुलेट करने के लिए हम अलग अलग मेथड्स का यूज करते हैं। अब उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारा भार प्रतिशतता या द्रव्यमान प्रतिशतता। भार प्रतिशतता या द्रव्यमान प्रतिशतता का यूज हम जब करते हैं जब विलियन का जो विलियन दिया हुआ है हमारा वो भी ग्राम में दिया हुआ हो और जो विलय है वो भी ग्राम में दिया हो। तो उसके लिए कैलकुलेट करने के लिए हमारी इसकी जो डेफिनेशन है वो कह रहा है कि 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलय की मात्रा को विलियन की भार प्रतिशतता कहा जाता है। यानी कि किसी 100 ग्राम हमारे पास विलियन है कोई भी और उसमें जितनी भी विलय की ग्राम में मात्रा प्रेजेंस होगी वो उसकी भार प्रतिशतता कहलाएगी। भार प्रतिशतता को हम W% से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला हो जाएगा इसका विलय का द्रव्यमान ग्राम में अपॉन विलियन का द्रव्यमान ग्राम में इनटू 100, क्योंकि हम परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं तो इस वजह से 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे। यानी कि किसी भी 100 ग्राम विलियन में जितनी भी विलय की ग्राम में मात्रा प्रेजेंस होगी वो उसकी भार प्रतिशतता कहलाएगी। सेकंड जो हमारा मेथड है, अगर जो हमारा विलियन है वो तो दिया हुआ है लीटर में या उसका यानी कि जो विलियन है उसका आयतन दिया हुआ हो और जो विलय पदार्थ है वो ग्राम में दिया हुआ हो तो उसकी जो हम कंसंट्रेशन कैलकुलेट करते हैं उसके लिए हम इस मेथड का यूज करेंगे आयतन प्रतिशतता का। ये कह रहा है कि 100 ml विलियन में उपस्थित विलय पदार्थ की मात्रा को विलियन की आयतन प्रतिशतता कहा जाता है। यानी कि जो हमारा विलियन है उसका हमने 100 ml लिया हुआ है और 100 ml में जितने भी विलय पदार्थ की मात्रा होगी वो उस विलियन की आयतन प्रतिशतता बोलेंगे। आयतन प्रतिशतता यानी कि आयतन है, आयतन को इंग्लिश में वॉल्यूम बोलते हैं तो इस वजह से इसको V से रिप्रेजेंट करते हैं तो V परसेंटेज हो जाएगा। यानी कि आयतन प्रतिशतता इक्वल टू हो जाएगा विलय का द्रव्यमान ग्राम में अपॉन विलय का आयतन मिलीलीटर में इनटू 100। यानी कि अगर हमारा विलियन तो विलियन का आयतन दिया हुआ हो और जो हमारा विलय पदार्थ है वो ग्राम में दिया हुआ हो तो उसके लिए हम आयतन प्रतिशतता मेथड का यूज करेंगे। थर्ड है हमारा ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। ग्राम प्रति लीटर सांद्रता का यूज हम तब करेंगे जब विलियन है हमारा, विलियन का तो आयतन दिया हुआ हो और जो विलय है हमारा वो विलय ग्राम में दिया हुआ हो तो उसके लिए हम इस मेथड का यूज करते हैं ग्राम प्रति लीटर सांद्रता का। डेफिनेशन है कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा उस विलियन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता कहलाती है। यानी कि 1 लीटर हमारे पास कोई भी एक विलियन है उसमें जितनी भी ग्राम में विलय पदार्थ प्रेजेंस होगा उपस्थित होगा वो उसकी ग्राम प्रति लीटर सांद्रता कहलाती है। यानी कि ग्राम प्रति लीटर सांद्रता इक्वल टू हो जाता है विलय का द्रव्यमान ग्राम में अपॉन विलियन का आयतन लीटर में, है ना। यानी कि अगर विलियन हमारा दिया हो, विलियन का तो आयतन दिया हो और विलय का द्रव्यमान दिया हो तो तब हम इस मेथड का यूज करते हैं। फोर्थ टाइप है हमारा मोलरता। मोलरता इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो मोलरता इंग्लिश में हम बोलते हैं मोलैरिटी और इसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। डेफिनेशन है इसकी 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय पदार्थ के मोलों की संख्या को विलियन की मोलरता कहते हैं। यानी कि कोई भी हमारे पास 1 लीटर का एक सॉल्यूशन है, एक विलियन है, उसमें विलय पदार्थ की जितनी भी मोलों की संख्या होगी उसको उस विलियन की मोलरता कहा जाता है। यानी कि मोलरता M इक्वल टू हो जाएगा विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलियन का आयतन लीटर में, है ना। और विलय के मोलों की संख्या यानी कि मोलों की संख्या का हमारे पास फॉर्मूला होता है पदार्थ का भार अपॉन पदार्थ का ही अणुभार। अगर हम यहाँ पे करें विलय के मोलों की संख्या तो विलय के यानी कि मोलों की संख्या को हम N से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर विलय के मोलों की संख्या कैलकुलेट करते हैं तो स्मॉल n लेते हैं, अगर विलायक के मोलों की संख्या कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर कैपिटल N लेते हैं। तो हम विलय के मोलों की संख्या कैलकुलेट करनी है तो स्मॉल n इक्वल टू हो जाएगा विलय का भार यानी कि स्मॉल w ग्राम में अपॉन विलय का ही अणुभार जिसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से।
ये जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पे पुट कर दी, तो ये हो जाएगा मोलरता इक्वल टू विलय का भार ग्राम में, यानी कि इसकी जगह हमने ये वाला फॉर्मूला पुट कर दिया, तो विलय का भार ग्राम में अपॉन विलय का अणुभार और इनटू विलियन का आयतन लीटर में, है ना। अगर हम इसको सिंबल्स में रिप्रेजेंट करें तो एम होगी मोलरता, विलय का भार को हम स्मॉल w से रिप्रेजेंट करेंगे अपॉन विलय का अणुभार, विलय के अणुभार को स्मॉल m से इंटू v, यानी कि v होगा हमारा विलियन का आयतन जो कि हमारा लीटर में है। ये वैल्यू हमने लीटर में ली हुई है। अगर इसको हम मिलीलीटर में लें, यानी कि अगर हम यहाँ पर ऐसा बोले कि 1000 ml विलियन में, 1000 मिलीलीटर विलियन में उपस्थित विलय पदार्थ के मोलों की संख्या विलियन की मोलरता कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यानी कि m इक्वल टू हो जाए w इंटू 1000 अपॉन m इंटू v मिलीलीटर में। ओके, नेक्स्ट है हमारा मोललता। मोललता भी इंपॉर्टेंट है। मोललता होती है भाई, इंग्लिश में बोलते हैं मोलैलिटी, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो जाएगा हमारा 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय पदार्थ के मोलों की संख्या को विलियन की मोललता कहा जाता है। यानी कि कोई भी हमारे पास 1 किलोग्राम विलायक है, सोलवेंट है, और उसमें जितने भी विलय पदार्थ के मोलों की संख्या होगी वो उस पदार्थ की, उस विलियन की मोललता कहा जाता है, कही जाएगी। यानी कि मोललता को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मोललता इक्वल टू हो जाएगा हमारा विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलायक का भार ग्राम में, सॉरी किलोग्राम में। और विलय के मोलों की संख्या अभी अभी हमने कैलकुलेट की थी, विलय के मोलों की संख्या होती है विलय का भार अपॉन विलय का अणुभार। तो ये वैल्यू हमने इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दी इसकी जगह, तो हो जाएगा m मोललता इक्वल टू हो जाएगा w अपॉन m इंटू विलायक का भार किलोग्राम में, या m इक्वल टू हो जाएगा w अपॉन m इंटू 1000 अपॉन गुना में आ जाएगा विलायक का भार ग्राम में। यानी कि अगर हमारे पास जो मोललता है, अगर जो विलायक का भार दिया हुआ है किलोग्राम में, तो फॉर्मूला हो जाएगा ये वाला। अगर दिया हुआ है कि उसमें ग्राम में, तो फॉर्मूला हो जाएगा, हम इसमें 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जो सांद्रता कैलकुलेट करने का जो मेथड है वो होता है पीपीएम सांद्रता। पीपीएम सांद्रता होती क्या है, पार्ट्स पर मिलियन सांद्रता। यानी कि किसी भी 10⁶ ग्राम विलियन में उपस्थित विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा विलियन की पीपीएम सांद्रता कहलाती है। यानी कि कोई भी हमारे पास विलियन है जिसके हमने 10⁶ ग्राम लिए हुए हैं, उसमें जितने भी विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा उपस्थित होगी वो उस पदार्थ की, उस विलियन की पीपीएम सांद्रता कहलाती है। पीपीएम सांद्रता इक्वल टू होता है, अगर जो हमारा जो विलियन दिया हुआ ग्राम में दिया हुआ है और विलय पदार्थ की भी जो मात्रा है वो भी ग्राम में दी हुई है, तो विलय का द्रव्यमान अपॉन विलियन का द्रव्यमान इंटू 10⁶। अगर जो हमारा विलियन है, अगर यहाँ पर होता है 10⁶ लीटर, अगर यानी कि अगर विलियन का हमारा आयतन दिया हुआ है और विलय का भी आयतन दिया हुआ है, तो उसकी पीपीएम सांद्रता हो जाएगी विलय का आयतन मिलीलीटर में और विलियन का आयतन मिलीलीटर में इंटू 10⁶। नेक्स्ट है हमारा सेवंथ है नॉर्मलता। नॉर्मलता मोस्ट इंपोर्टेंट। नॉर्मलता होती क्या है, इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मलिटी, कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। डेफिनेशन है 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, यानी कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलियन की नॉर्मलता कहते हैं। ग्राम तुल्यांक होते क्या है, यानी कि फॉर्मूला हो जाएगा विलियन की नॉर्मलता N इक्वल टू हो जाएगा ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपॉन विलियन का आयतन लीटर में। और जो ग्राम तुल्यांक होते हैं हमारे, यानी कि विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या इक्वल टू हो जाएगा विलय का भार, जिसको हमने स्मॉल w से रिप्रेजेंट करते थे, और अपॉन आ जाएगा तुल्यांक की भार, यानी कि विलियन की नॉर्मलता इक्वल टू हो जाएगा नॉर्मलता इक्वल टू विलय का भार अपॉन विलय का तुल्यांक की भार इंटू आयतन, विलियन का आयतन किसमें, लीटर में। ठीक है भाई। अब हमने ये तुल्यांकी भार आ, इसको कैलकुलेट करने के अलग अलग मेथड है, यानी कि हर एक उसके लिए कंपोनेंट के लिए हम तुल्यांकी भार अलग मेथड से कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट है हमारा, अगर हमसे कोई एलिमेंट दिया हुआ है, कोई भी एक तत्व दिया हुआ है, उसका हमने तुल्यांकी भार कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला है हमारा तत्व का परमाणु भार अपॉन तत्व की वैलेंसी। यानी कि कोई भी हमारे पास तत्व है, जो भी एलिमेंट दिया हुआ है, उसका परमाणु भार लेंगे अपॉन मल्टीप्लाई कर देंगे तत्व की वैलेंसी से।
जैसे कि हमने कैल्शियम लिया हुआ है, अगर हमने कैल्शियम का तुल्यांकी भार कैलकुलेट करना है तो कैल्शियम का परमाणु भार लेंगे अपॉन कैल्शियम की वैलेंसी। कैल्शियम का परमाणु भार होता है 40 और वैलेंसी होती है 2, तो 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका कैल्शियम का तुल्यांकी भार हमारा 20 आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ऐसी अगर हमारे पास कोई भी एक अम्ल दिया हुआ है, कोई भी एक एसिड है, उसका हमने तुल्यांकी भार कैलकुलेट करना है तो अम्ल का मोलर द्रव्यमान अपॉन उसकी अक्षारकता। अक्षारकता होती क्या है, यानी कि कोई भी एसिड है, कोई भी अम्ल है, वो जितने भी H+ आयन रिलीज करता है, डोनेट करता है, डिसोसिएट करता है, वो उसकी अक्षारकता कहलाती है। तो यानी कि अम्ल का मोलर द्रव्यमान अपॉन अक्षारकता। जैसे HCl जब भी डिसोसिएट होगा तो ये H+ और Cl- में होगा, तो इसने एक H+ आयन दिया हुआ है तो इस वजह से इसकी अक्षारकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ऐसे हमारा H2SO4 है, H2SO4 जब भी डिसोसिएट होगा यानी कि जब भी आयनित होगा तो ये वाला 2H+ आयन और SO4 2- देगा, यानी कि इसने कितने H+ आयन दिए, 2 दिए, तो इस वजह से इसकी अक्षारकता 2 हो जाएगी। ऐसे हमारा H3PO4 है और ये भी जब डिसोसिएट होगा, आयनित होगा H3PO4 तो ये वाला 3H+ आयन देगा। जब 3H+ आयन देगा तो इसकी अक्षारकता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, यानी कि अगर हमने H2SO4 का तुल्यांकी भार कैलकुलेट करना है तो हमने लेना पड़ेगा H2SO4 का मोलर द्रव्यमान अपॉन इसकी अक्षारकता। H2SO4 का मोलर द्रव्यमान, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 इंटू 2 हाइड्रोजन है तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 और 4 ऑक्सीजन के एटम है तो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन इसकी अक्षारकता H2SO4 कितनी आई थी हमारी, 2 आई थी, तो अपॉन 2 कर देंगे। यह हमारा कैलकुलेट करके आ जाएगा 98 अपॉन अक्षारकता थी 2। जब इसने इससे वो करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 49 आ जाएगा, 49 आ जाएगा, यानी कि H2SO4 का जो तुल्यांकी भार आ जाएगा वो 49 आ जाएगा। ऐसी अगर हम किसी अक्षार का तुल्यांकी भार कैलकुलेट करना चाहते हैं तो अक्षार का मोलर द्रव्यमान अपॉन उसकी अम्लता। अम्लता क्या होती है, यानी कि कोई भी हमारे पास अक्षार है वो जितने भी OH- हाइड्रोनियम आयन जितने भी वो रिलीज करता है उसको उसकी अम्लता कहते हैं। यानी कि NaOH हमारा, NaOH जब भी आयनित होगा तो Na+ में और OH- में होगा, तो इसमें एक OH- था तो इस वजह से इसकी अम्लता हो जाएगी 1। ऐसे हमारा BaOH का होल ट्वाइस है, जब भी ये आयनित होगा तो Ba+2 में प्लस 2OH- में आयनित होगा, तो इसमें 2 OH- आयन है तो इस वजह से इसकी अम्लता हो जाएगी 2। तो एग्जाम्पल हमारा NaOH का तुल्यांकी भार अगर हमने कैलकुलेट करना है तो NaOH का मोलर द्रव्यमान NaOH का अपॉन इसकी अम्लता। NaOH का मोलर द्रव्यमान होता है 40 और अम्लता कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, तो इसका जो तुल्यांकी भार आएगा वो कितना आ जाएगा भाई, 40 आ जाएगा। अगर कोई हमारे पास लवण है, कोई भी साल्ट है, उसका हमने तुल्यांकी भार कैलकुलेट करना है तो किसी लवण का तुल्यांकी भार आ जाएगा लवण का मोलर द्रव्यमान अपॉन कुल धन आवेश, जितना भी उसके पास धनावेश है अपॉन में वो आ जाएगा। जैसे कि हमने NaCl एक साल्ट है, लवण है, अगर हमने इसका तुल्यांकी भार कैलकुलेट करना है तो NaCl का मोलर द्रव्यमान अपॉन Na पर जितना भी चार्ज होगा, NaCl का मोलर द्रव्यमान हो जाएगा कितना भाई, Na का होता है 23, Cl का होता है 35, और जो मोलर द्रव्यमान Na के ऊपर कितना चार्ज होता है, +1 होता है, तो +1 यानी कि धनावेश आ जाएगा 1, तो इसका जो तुल्यांकी भार आएगा वो 58 आ जाएगा, 58 आ जाएगा। ओके, थैंक यू।